नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीआरएस एकेडमी प्रयागराज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका यूपी डीएलएड सेमेस्टर 3 की क्लासेस पिछले कई दिनों से चल रही हैं, तो आज से आपकी साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो साइंस में अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के पोर्शन हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। ओके, और फिजिक्स में भी अगर देखा जाए तो फिजिक्स में भी जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो है ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि का। तो आज की क्लास और आज के बाद की जो क्लास होगी वो पूरी तरह से आधारित होगी ऊष्मा के ऊपर। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रकाश के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग ध्वनि के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जब हम ऊष्मा को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा की सबसे पहले आपको परिभाषा जाननी होती है, इसका मात्रक जानना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऊष्मा की अगर हम बात करें तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। देखा जाए तो देखिए, कार्य और ऊष्मा दोनों एक प्रकार की ऊर्जा है, बस अंतर ये होता है कि जो कार्य होता है W, कार्य में क्या होता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण बिना टेम्परेचर डिफरेंस के होता है। सपोज कि हमारे हाथ में एक हथौड़ा है और सामने एक लोहे का टुकड़ा है, तो हम इसको पीट पीट के इसको गर्म कर देते हैं। ये क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि इसको हमने अपनी ऊर्जा दी। ऊर्जा हमने कैसे दी? इस हथौड़े से हमने कार्य किया है इसके ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी ऊर्जा इसके अंदर इसलिए चली गई क्योंकि हमारा टेम्परेचर कम था, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, या हमारा ज़्यादा था इसका कम था। टेम्परेचर का तो बिल्कुल मैटर ही नहीं पड़ता यहाँ पर। तो जब भी एक वस्तु यहाँ पर कोई रखी हो और आप दूसरे किसी वस्तु के द्वारा इसके ऊपर आप पीट रहे हैं, इसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, तब जाके इसके अंदर ऊष्मा आ जा रही है या ऊर्जा आ जा रही है। तो ऐसी ऊर्जा को आप क्या बोलते हैं? कार्य, है ना। तो जब कभी भी बिना टेम्परेचर डिफरेंस के, बिना तापांतर के, मतलब टेम्परेचर पर निर्भर ही नहीं करता, ऐसे केस में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसको बोलते हैं कार्य। लेकिन जब टेम्परेचर की वजह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा। कैसे? सपोज कि आपके पास एक वस्तु ये है और बिल्कुल ऐसे ही कुछ एक वस्तु यहाँ पर है। इसका टेम्परेचर आप मान लीजिए T1 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर आप मान लीजिए T2 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो न तो इसका टेम्परेचर T1 बना रहेगा और ना ही इसका टेम्परेचर T2 बना रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से ऊष्मा इसमें स्थानांतरित होने लगेगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि T1 डिग्री सेल्सियस जो था वो T2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, मतलब ये ज़्यादा गर्म था और ये कम गर्म था, तो इसके अंदर से ऊष्मा इसके अंदर जाने लगेगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों की ऊष्मा आपस में, दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में आप देख रहे हैं ना कि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से इधर से इधर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। और ऐसी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? इस वाली ऊर्जा को हम बोलेंगे ऊष्मा। और इस वाली ऊर्जा को जो यहाँ से हमने यहाँ पर स्थानांतरित किया, अपनी मसल्स एनर्जी को हथौड़े के माध्यम से इस लोहे के टुकड़े को गर्म करने में जो हमने ऊर्जा स्थानांतरित की, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे कार्य। ठीक है, ऊष्मा को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कार्य को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि कार्य और ऊष्मा दोनों क्या हैं? कार्य और ऊष्मा दोनों के दोनों ऊर्जा के दो अलग अलग रूप हैं। अगर ये ऊर्जा के ही दो अलग अलग रूप हैं, इसका मतलब कि इनका और इनका जो मात्रक होगा वो वही हो सकता है जो ऊर्जा का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से आप किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप कर सकते हैं। किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा ज़्यादा है तो ज़्यादा गर्म होगी, ऊष्मा कम है तो कम गर्म होगी। उसी कम गर्म को हम कभी कभी इस ज़्यादा गर्म की तुलना में ठंडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है ऊष्मा, जो ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो बताती है कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है ना। तो वो ऊष्मा के आधार पर हमको टेम्परेचर नाप के हम पता उसको बताते हैं। अब देखिए, जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही अगर एक रूप है, तो आप एक बात याद रखिएगा, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है ना। गतिज ऊर्जा आपने सुना होगा, स्थितिज ऊर्जा आपने सुना होगा, जूल में लिखा जाता है। इसको हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा भी होता है जूल। और अगर पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं JOULE, ऐसे, है ना। पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। तो उस ऊर्जा का मात्रक अगर जूल होता है तो ऊष्मा का मात्रक भी जूल होना चाहिए, कार्य का मात्रक भी जूल होना चाहिए, और होता भी। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक जूल होता है, और सीजीएस सिस्टम में ऊर्जा या कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, एमकेएस सिस्टम में अगर बात करी जाए, एमकेएस सिस्टम में जो मात्रक होता है
कार्य का, उष्मा का, ऊर्जा का, वो क्या होता है, वो जूल होता है। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करते तो सीजीएस सिस्टम में होता है अर्ग, ठीक है। इस जूल और इस अर्ग में एक रिलेशन होता है कि 1 जूल बराबर होता है 10 के घाते 7 अर्ग, है ना। लेकिन एक बात आप याद रखिए, सामान्यतः कार्य को, ऊर्जा को जूल में लिखा हुआ आपको मिलता है, लेकिन जो उष्मा होती है वो ऊर्जा में आपको बहुत कम दिखाई देती है। तो ये जो उष्मा है इसका एमकेएस पद्धति में अगर मात्रक आप देखेंगे तो आप जूल बोल सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। लेकिन जो इसका व्यवहारिक मात्रक है वो होता है कैलोरी। उष्मा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो क्या होता है, कैलोरी, ठीक। और कैलोरी के अलावा आप अगर और बड़े यूनिट में लिखना चाहते हैं तो फिर किलो कैलोरी, है ना। तो कैलोरी या फिर किलो कैलोरी जो है वो इसके व्यवहारिक मात्रक हैं। लेकिन एमकेएस सिस्टम में अगर देखा जाए तो उष्मा का मात्रक क्या है, जूल है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। और सीजीएस सिस्टम में क्या है, अर्ग है। 1 जूल को आप अर्ग में बदल सकते हैं, 1 जूल बराबर 10 के घात 7 अर्ग है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये भी चाहते होंगे कि अगर हम कैलोरी को जूल में बदलना चाहें तो क्या तरीका होगा, है ना, कैलोरी को जूल में कैसे बदला जाए। तो यहाँ आप एक चीज याद रखिए कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। और 0.18 है ना, अगर इस 8 को हम छोड़ दें तो इसके पहले वाला जो संख्या है ये चूंकि 5 से बड़ा है ना, इसको हटाएंगे तो ये वाला 1 ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग क्या कर सकते हैं, 4.2 जूल, अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। तो उष्मा के बारे में मुझे लगता है इतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है इसके इंट्रोडक्शन के लिए कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उष्मा एक उस प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्यों जाती है, टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से। तापांतर के कारण जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो तो उसे उष्मा कहेंगे, और बिना तापांतर के जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो तो उसे कार्य कहेंगे। कार्य और उष्मा दोनों ऊर्जा के ही 2 अलग अलग रूप हैं, इसलिए इनको भी आपस में चेंज किया जा सकता है। इनका भी फार्मूला याद रखिए, W इज इक्वल टू होता है J इंटू में Q। W इज इक्वल टू होता है J इंटू Q, जहां पर W कार्य है और Q क्या है, उष्मा है। और J को बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसका मान होता है 1 कैलोरी, है ना। J का मान कितना होता है, 4.18 कैलोरी प्रति जूल, ठीक। तो एक तो ये बात होगी, ये कार्य और उष्मा के बीच का ये रिलेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये वहां पर देख लीजिए, ये जो रिलेशन है 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल। आप ये चीज भी याद रखेंगे कि 1 कैलोरी को आप 4.18 जूल या लगभग 4.2 जूल भी कह सकते हैं। जो एमकेएस पद्धति में मात्रक है उष्मा का वो जूल है, लेकिन जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो कैलोरी या फिर किलो कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अगर 1 किलो कैलोरी की बात करेंगे तो किलो का मतलब जब आप जाने ही जाएंगे तो आप तुरंत लिख लेंगे, 1 किलो का मतलब होता है 1000। तो अगर 1 कैलोरी में 4.18 जूल तो 1 किलो कैलोरी में 1000 गुणे 4.18 जूल, ठीक है। तो ये तो रही बात उष्मा की। आपने उष्मा की परिभाषा जान ली, उनके दोनों मात्रक जान लिए, कन्वर्जन आपने कार्य और उष्मा का कन्वर्जन जान लिया, कार्य और उष्मा किस तरीके से ऊर्जा से रिलेटेड है ये बात भी आपने समझ ली, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि 1 कैलोरी की परिभाषा, है ना। तो इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं रब करता हूं, और इसके बाद हम समझेंगे कि 1 कैलोरी की परिभाषा क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई 1 कैलोरी। 1 कैलोरी उष्मा का हम कैसे महसूस करें, कैसे फील करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 कैलोरी हीट। तो देखिए 1 कैलोरी उष्मा का मतलब मैं आपको बताता हूं, और ये एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 1 कैलोरी क्या होता है। तो देखिए 1 ग्राम शुद्ध जल लीजिएगा, 1 ग्राम क्या लीजिएगा, शुद्ध जल। 1 ग्राम शुद्ध जल का जो टेम्परेचर होता है वो अगर 14.5 डिग्री सेल्सियस हो और उसको आप 15.5 डिग्री सेल्सियस कर दें, समझिएगा बात को, कि 1 ग्राम शुद्ध जल का टेम्परेचर, ऐसा तो है नहीं कि इतना हमेशा रहता है, मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर 1 ग्राम शुद्ध जल हो और उसका टेम्परेचर हो 14.5 डिग्री सेल्सियस, तो उस 14.5 डिग्री सेल्सियस को 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में आपको क्या करना पड़ेगा,
टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री इतना यहाँ से यहाँ तक करने के लिए आपको ऊष्मा देना पड़ेगा। तो जितनी ऊष्मा आप इसको देंगे वही ऊष्मा क्या कहलाएगी, 1 कैलोरी। ठीक है, तो परिभाषा देखिए कैसे बोलेंगे आप कि 1 कैलोरी वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी, और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने का मतलब आप ये भी तो सोच सकते थे कि 4 डिग्री सेल्सियस से 5 कर दीजिए, है ना। जल का टेम्परेचर अगर 4 है उसको आप 5 कर रहे हैं तब भी तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 1 कैलोरी नहीं है। आप ऐसा भी सोच सकते थे 6 डिग्री सेल्सियस से हम 7 कर दें, ये भी तो 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, लेकिन ये 1 कैलोरी ऊष्मा नहीं लगती यहाँ पर। बस एकदम स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप याद कर लीजिए कि 1 कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध जल लिया जाए और उसका टेम्परेचर इस 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, ये अलग बात है कि यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, लेकिन ये खास कंडीशन में है। और ऐसे में जितनी ऊष्मा आप इसको देते हैं इस जल को, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। ठीक है ना, 1 कैलोरी। अब इसी तरीके से हम अगर बात कर लेते 1 कैलोरी की बजाय 1 किलो कैलोरी की अगर बात कर लेते तो क्या हो जाता। 1 किलो कैलोरी की परिभाषा अगर आपको बतानी होती तो 1 किलो कैलोरी में क्या आप बोलते, बिल्कुल इसी तरीके से बोलते कि 1 किलोग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 किलोग्राम शुद्ध जल का टेम्परेचर या ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए जितनी ऊष्मा इसको दी जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लीजिए, 1 किलो कैलोरी और 1 कैलोरी की डिफिनीशन। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हमको देखना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज द विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना सकते हैं आप। पूरा फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा तो धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा आपका अगर सेल्फ मेड नोट्स होगा तो आई थिंक कि वो रिवाइज करने में आपको वो अच्छा रहता है, वो जल्दी से याद हो जाती हैं चीज़ें। अगर हर बार सेम टॉपिक को आप अलग अलग बुक से पढ़िए, अलग अलग चैनल से पढ़िए कभी भी, तो वो आपको मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कहीं पर भी पढ़िए, अगर सेम चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में हिट करती हैं और वो बैठ जाती हैं। ठीक, तो आपने देख लिया ऊष्मा की परिभाषा, देख ली ऊष्मा के बारे में, देख लिया कैलोरी, देख लिया किलो कैलोरी, देख लिया। अब आती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, दैट इज विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। देख लीजिए इस विशिष्ट ऊष्मा क्या है, बहुत लोग परेशान रहते हैं सभी लोग विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन को लेकर। तो विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट मतलब समझ रहे हैं ना, ये ऊष्मा एक तो आपने देखा ऊष्मा, लेकिन ये ऊष्मा नहीं, ये विशिष्ट ऊष्मा। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा में। तो इसकी परिभाषा देखिए, मैं आपको समझाने से पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा जो मैं डिफिनीशन बोल रहा हूं वो कहां से बोल रहा हूं। इसका जो फार्मूला होता है, विशिष्ट ऊष्मा को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एस से। कई जगहों पर सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपका अगर दोस्त सपोज कि आपसे कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और आप कह रहे हैं कि नहीं विशिष्ट ऊष्मा को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी बात को लेकर आप झगड़ा कर लेते हैं, है ना, तो मारपीट नहीं करिएगा आप। वो भी सही बोल रहे हैं और आप भी सही बोल रहे हैं कि विशिष्ट ऊष्मा को सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बुक टू बुक ये वेरी करता रहता है, तो इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, सेम है। तो विशिष्ट ऊष्मा की अगर परिभाषा की हम बात, फार्मूला तो एस इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला तो पहले तो आप याद कर लेंगे। जहाँ पर एस क्या है मैं यहाँ पर सबको लिख ही देता हूँ। एस इज द स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, ये है विशिष्ट ऊष्मा आपका। और क्यू क्या है, ये दी गई या ली गई ऊष्मा है, चाहे तो आप दी गई कह दीजिए या फिर ली गई ऊष्मा कह दीजिए। अभी परिभाषा जब आपको बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे दी गई ऊष्मा बोलिए इसको, चाहे ली गई ऊष्मा बोलिए। एम क्या है, द्रव्यमान है, एम जो है वो द्रव्यमान है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो ताप में परिवर्तन या तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। अब इस फार्मूले में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर m का मान 1 रख दिया जाए, डेल्टा t का मान 1 रख दिया जाए, तो आपको पता चलेगा कि s का मान q के बराबर आ जाएगा। जहां पर अगर हम सपोज कि m का मान रख देते हैं 1 ग्राम, ठीक, और डेल्टा t का मान रख देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो
तो S का मान कितना आ जाएगा, Q के बराबर। परिभाषा अब आपकी बन गई। अब देखिए मैं मैथमेटिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको डिफिनीशन जैसे रटने वाली बात ना रहे, आप अगर कभी भूल भी जाए तो ये फार्मूले की हेल्प से खुद बना भी लें। तो परिभाषा क्या है विशिष्ट ऊष्मा की, तो जो विशिष्ट ऊष्मा है वो दी गई या ली गई ऊष्मा के बराबर होता है, लेकिन कब, जब उस पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस। सपोज कि कोई पदार्थ है, सपोज कि ये बॉटल में जो वाटर है इसका हमने 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम का टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा तो हमको इसको ऊष्मा देना पड़ेगा। तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। फिर से सुनिएगा, किसी भी पदार्थ के, मैं केवल जल की बात नहीं कर रहा हूं, दूध के लिए भी ऐसा होगा, शराब के लिए भी ऐसा ही होगा। तो कोई भी पदार्थ हो उसके 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा उसे देने की जरूरत होती है वही ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का तापमान है ना, ये सपोज कि ये वाटर है, इसका 1 ग्राम आप लीजिए, 1 ग्राम इस पदार्थ, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए जितनी ऊष्मा निकालने की जरूरत होती है, यानी जितनी ऊष्मा इससे ली जाती है ना, जब बढ़ाना रहेगा टेम्परेचर तो देंगे ऊष्मा, और जब निकालना रहेगा तो लेंगे ऊष्मा। तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए जितनी ऊष्मा निकाली जाती है या ली जाती है वही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, और जल के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा है वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका खास मान है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये होता है जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान। ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये किसका है, तो ये जल की विशिष्ट ऊष्मा है। इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आपको जरूरत पड़ती है, और सीधे सीधे भी आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। ठीक, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि अगर जल का 1 ग्राम आप लेंगे ना, उस 1 ग्राम का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आपको पूरा 1 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ेगा। 1 कैलोरी ऊष्मा दे देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 1 ग्राम का। ठीक, तो ये तो रही बात विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है अथवा ली जाती है वो ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें, विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए एमकेएस सिस्टम में जो इसका मात्रक होता है, आप जानते हैं ना कि ये जो ऊष्मा है उसका मैंने आपको बताया कि एमकेएस सिस्टम में मात्रक जूल होता है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक कैलोरी है। तो अगर हम एमकेएस सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर जूल लिखेंगे, जूल प्रति द्रव्यमान का एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, किलोग्राम, और टेम्परेचर का आप जानते ही हैं कि डिग्री सेल्सियस। तो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है ना, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ये होता है इस विशिष्ट ऊष्मा का एमकेएस पद्धति में मात्रक। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें तो किसके इक्विवेलेंट होगा, पहली बात तो आप जूल को कैलोरी में लिखेंगे तो 1 जूल में कितना कैलोरी लिखेंगे, ये जो मात्रक है ये किसमें है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है ना। अगर आप इसको कैलोरी के रूप में लिखना चाहते हैं, ऊष्मा का मात्रक अगर आप यहाँ पर कैलोरी लिखेंगे तो क्या आएगा, कैलोरी प्रति ग्राम की जगह किलोग्राम है तो किलोग्राम की जगह पर हम मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ग्राम लिखें, ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये भी एक मात्रक हो सकता है। यहाँ पर ये भी एक मात्रक हो सकता है इसका, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दिया जाए तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा करने के बाद इसका ये जो कैलोरी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 कैलोरी, यानी कि 1 किलो कैलोरी। तो मैं लिख रहा हूँ किलो कैलोरी प्रति, इस ग्राम में 1000 से गुणा कर देंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम और डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 मात्रक आपके पास हैं, ठीक है ना। इसको आप चाहे एमकेएस पद्धति का मात्रक कहिए, चाहे फिर एसआई पद्धति का मात्रक। जो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है वो है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ से जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस,
लेकिन जो सामान्यतः आप देखेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा का मान इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप जल के केस में देख रहे हैं, जल की विशिष्ट ऊष्मा देखिए दिया हुआ है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। आप इसी को चाहते तो जूल में बदल सकते थे, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। अगर इसी में ऊपर नीचे आप 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और किलो कैलोरी को अगर आप जूल में बदलेंगे तो 1 कैलोरी में कितना होता है 4.2 जूल, और किलो कैलोरी अगर है तो किलो की वजह से 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, और इससे पहले 4.2 से गुणा, 4.2 गुणे 10 के घात 3 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर 4.28 गुणे 10 के घात 3, 4.28 गुणे 10 के घात 3, यहाँ पर अब कैलोरी नहीं रहेगा, अब ये जूल में हो जाएगा, है ना, ये जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान जितना ज्यादा होता है वो उतनी देर से गर्म होता है और उतनी देर से ठंडा भी होता है ना। जैसे हमारे देश के युवा हैं, जैसा कि आज कल आप लोग देख रहे हैं, जितनी बहुत देर से गुस्सा हुए हैं लेकिन बहुत गुस्सा हुए हैं, और ये गुस्सा इतना जल्दी से नहीं उतरेगा। वैसे ही विशिष्ट ऊष्मा जिस पदार्थ की जितनी ज्यादा होती है वो उतना देर से गर्म होता है और उतनी देर से ठंडा भी होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये बहुत ज्यादा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा है। किसी दूसरे द्रव की अगर हम बात करें तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा इतनी नहीं होती। यही कारण है कि किसी करोड़पति का लड़का हो या किसी भिखारी का लड़का हो, जब उसके पेट की सेकाई करनी होती है तो बॉटल में हमेशा इस गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना। ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति है तो फिर दारू या फिर जो है शराब या फिर दूध का इस्तेमाल करेगा रोगी के पेट की सिकाई करने के लिए। सभी को पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, और विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होने की वजह से एक बार उसको आप गर्म कर देते हैं तो बहुत देर तक वो एनर्जी हीट देती रहती है, रिलीफ देती रहती है। यही कारण है कि मुंबई के किनारे देखिए समुद्र है, तो वहाँ पर जो पानी होता है वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं हो पाता दिन में, और रात में ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता। इसीलिए आप जानते हैं कि वहाँ पर मौसम थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, सामान्य रहता है। ठीक, यही कारण है कि जो रेगिस्तान होता है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि बालू वहाँ पर जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम है, और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम है ना। तो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, अच्छा, इन दो जगहों पर आप कंफ्यूज तो नहीं है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको जल्दी से बताना चाहूँगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देंगे तो किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। किलो कैलोरी को जब जूल में बदलेंगे तो 4.2 गुणे 10 के घात 3 जूल हो जाएगा, और ये किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, और ये तीनों मात्रक हमने आपको 3 अलग अलग रूप में क्यों दिखाए? क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो तीनों के तीनों प्रयोग होता है। एमकेएस या एसआई सिस्टम में कहें तो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके अलावा अगर सामान्यतः देखें तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इसी को अगर ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देंगे तो किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो रही बात विशिष्ट ऊष्मा की। ऊष्मा आपने पढ़ा, परिभाषा पढ़ी उसकी, है ना, उसका कॉन्सेप्ट आपने देखा, कार्य और ऊष्मा का रिलेशन देखा आपने। फिर आपने क्या चीज़ पढ़ा, उसके बाद आपने देखा कि 1 किलो कैलोरी क्या होता है या फिर 1 कैलोरी क्या होता है। फिर आपने देख लिया विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, फार्मूला, मात्रक वगैरह सारा कुछ। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऊष्माधारिता। बहुत बारीक सा डिफरेंस है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में, तो मैं जल्दी से इसको मिटाता हूँ और इसी फार्मूले में आपको दिखाता हूँ कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में कितना हल्का सा डिफरेंस है। बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में। देखिए, आप जब विशिष्ट ऊष्मा की बात करते थे तो आप कहते थे कि 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम पदार्थ द्रव्य का या 1 ग्राम किसी पदार्थ का द्रव्यमान लिया जाए, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत होगी वो होगी विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन जब ऊष्माधारिता की हम लोग बात करते हैं तो बस एक चीज का चेंज आता है। ऊष्माधारिता में क्या होता है, ये द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम 1 ग्राम हो ये जरूरी नहीं। किसी भी हमने पूरा बॉटल भर के पानी आपको दिया, इस पूरे बॉटल भरे हुए पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की जरूरत होगी वो क्या हो गई, वो ऊष्माधारिता होगी। समझ रहे हैं बात को? हमने इस बॉटल में आधा बॉटल पानी लिया है, उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माधारिता बोलेंगे।
तो जो विशिष्ट उष्मा होती है वो बड़ी स्पेसिफिक चीज है, इसीलिए उसका नाम है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। उष्माधारिता जो होता है उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता तो ये बताती है कि आपके पास जो द्रव्यमान था पदार्थ का, उसने कितनी उष्मा लिया 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम जल के विशिष्ट उष्मा की बात करें तो जल का विशिष्ट उष्मा फिक्स है कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, लेकिन जल की जो उष्माधारिता है वो फिक्स नहीं है। आप अलग अलग द्रव्यमान लीजिए, अलग अलग उष्मा देनी पड़ेगी इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, है ना। तो अलग अलग द्रव्यमान लेंगे तो इसका अलग अलग भी उष्माधारिता आएगा, तो फिक्स नहीं हुआ ना। तो जो उष्माधारिता होती है वो फिक्स नहीं होती है। आप बस इसी द्रव्यमान को जब इधर से इधर लेकर चले जाते हैं तो क्या मिलेगा, m इंटू में s किसके इक्वल है, q अपान डेल्टा टी के। अब आप देखिए कि ये क्या हुआ, अगर डेल्टा टी की जगह पर यदि डेल्टा टी बराबर कितना 1 डिग्री सेल्सियस, तो ms का मान कितना, डेल्टा q। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि किसी पदार्थ का कोई कितना भी मात्रा में लीजिए, m द्रव्यमान ले लीजिए आप, है ना। तो किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, तो m इंटू एस के बराबर उसी उष्मा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं उष्माधारिता। क्या बोलते हैं, उष्माधारिता, ठीक है। चलिए, तो आपने जो है विशिष्ट उष्मा की मदद से उष्माधारिता को देख लिया और बहुत ही बारीक सा जो डिफरेंस था द्रव्यमान को लेकर वो आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा और हल्का सा चेंज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसी में, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए विशिष्ट उष्मा में द्रव्यमान का जो मैटर था उसको आपने हटाया, तो वहाँ से आपने उष्माधारिता को समझा। अभी इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो आप यहाँ से क्या कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे जल तुल्यांक में। व्हाट इज जल तुल्यांक, यानी कि वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं जल तुल्यांक। बहुत ही सिंपल सी बात है, डेफिनेशन वैसे इसका कुछ खास महत्व का नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और देखिए इसका फार्मूला आप याद रखिए, W इज इक्वल टू m इंटू एस, है ना। अभी आप तुरंत देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि पागल हो गए ये तो सर क्या बोल रहे हैं। अभी बोल रहे थे m इंटू एस को उष्माधारिता बोलते हैं, यहाँ बोल रहे हैं m इंटू एस को जल तुल्यांक बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। जब m और s दोनों को हम मात्रक सहित लेते थे, यानी जब इसका मात्रक आता था जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, तो ये हुआ करता था क्या, उष्माधारिता। जल तुल्यांक का मान भी उष्माधारिता के बराबर होता है, बस एक डिफरेंस है, इसका जो मात्रक आएगा वो द्रव्यमान का जो मात्रक आप ले रहे होंगे ग्राम किलोग्राम, उसके अनुसार इसका मात्रक आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें s है ना, ये जो s, इस s का अपना खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिया जाएगा, इसका मात्रक नहीं लिया जाएगा। तो यही एक सिंपल सा डिफरेंस है उष्माधारिता और जल तुल्यांक के बीच में। उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस में होता है और इसका मान m इंटू एस से निकाला जाता है, इसका भी मान m इंटू एस से निकाला जाता है, लेकिन इसका मात्रक केवल द्रव्यमान की मात्रक की वजह से आएगा, चाहे तो ग्राम में आएगा चाहे तो किलोग्राम में आएगा, ठीक। परिभाषा की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए कि कोई ये पदार्थ है और इस पदार्थ का ताप आप जब बढ़ाएंगे कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए आपको कुछ उष्मा देने की आवश्यकता होगी। किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जो उष्मा देनी पड़ती है उतनी ही उष्मा देकर, जल का आप कोई एक द्रव्यमान लीजिए और उतनी ही उष्मा आपको प्रयोग करनी है ताकि इसका भी तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो जितना द्रव्यमान आप लिए होंगे जल का, उसी को बोलते हैं जल तुल्यांक। फिर से समझिएगा, कोई भी पदार्थ लीजिए, उस पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कुछ उष्मा देनी पड़ेगी। तो जितनी उष्मा आपको देनी पड़ेगी, अगर आपसे कहा जाए कि उतनी ही उष्मा आपको प्रयोग करना है और जल का तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना है उतने उष्मा की वजह से, तो आप सोचेंगे ना कि कितना द्रव्यमान हम लें जल का कि उतनी उष्मा की हेल्प से 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़े। तो जितना आप हाथ में लेंगे जल का द्रव्यमान, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा जल तुल्यांक, और वो ग्राम में ही आंसर आता है ना, ग्राम किलोग्राम। तो किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होगी, उतनी उष्मा की मदद से हम जल की वो मात्रा लें जिसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस फिर से बढ़ जाए, तो जल की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, जल तुल्यांक, उष्मा का जल तुल्यांक, है ना। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं इसको। तो W इज इक्वल टू m इंटू एस से ये निकाला जाएगा और यहाँ पर m इंटू एस से क्या निकाला जाएगा, उष्माधारिता, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि विशिष्ट उष्मा क्या है, उष्माधारिता क्या है, जल तुल्यांक क्या है।
मैं एक और छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, फिर आज के लेक्चर को मैं कोशिश करूँगा रीकैप करके जल्दी से उसको समराइज कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से समराइज करने की कोशिश करूँगा। लास्ट टॉपिक जो आज की क्लास का है वो क्या है? कैलोरीमिति। कैलोरीमिति, तो पहले तो आप ये जानिए कि कैलोरी मापी क्या होता है। कैलोरी मापी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर। अच्छा एक बात बताइए, आपने नाम सुना है हाइग्रोमीटर का? हाइग्रोमीटर है ना। आपने नाम सुना है हाइड्रोमीटर का? आपने नाम सुना है एम्पियर मीटर का? आपने नाम सुना है वोल्टर मीटर का? तो वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टेज नापता है। और एम्पियर मीटर क्या नापता है? तो करंट को नापता है। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को नापता है ना। इस तरीके से आप जितने भी मीटर लिखा हुआ वो कोई ना कोई चीज मेजर करता है। तो इसी तरीके से अगर कैलोरी मापी है यानी कैलोरी मीटर है, तो ये भी कैलोरी को मेजर कर रहा होगा। कैलोरी मतलब किसके लिए होता है? उष्मा के लिए। तो इसका मतलब कि ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है कैलोरी मीटर, कैलोरी मापी, वो उष्मा मापने के काम आता है। एक तांबे का ये बर्तन होता है, कुछ खास चीज नहीं है, तांबे का ये बर्तन होता है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जल वगैरह भर देते हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले आते हैं, इसके अंदर रखते हैं थोड़ी देर तक, बल्ब को जलाते हैं। तो क्या होता है, बल्ब आप जानते हैं कि जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है तो गर्म होता है। तो गर्म होने की वजह से जो हीट उसके अंदर है वो पानी के अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी का टेम्परेचर कम है, तो उष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर जाने लगेगी। तो जितनी उष्मा इधर से इसमें पानी में जाएगी उसी हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर आप इसके आधार पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो फार्मूला आया है Q बराबर mS डेल्टा T, जो भी आपने पीछे फार्मूला पढ़ा विशिष्ट उष्मा वाला, उसके आधार पर पता कर लेते हैं कि ये जो है इसको कितनी उष्मा मिली होगी कि इसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया है ना। तो आप इस कैलोरी मीटर, ये जो बर्तन है ना, इसी को आप बोलते हैं कैलोरी मीटर। किसका बना होता है? तांबे का। तांबे का क्यों बना होता है, क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा बहुत कम होती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उष्मा की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये उष्मा को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा कि आपको ऐसा ना लगे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा तो इसने ले लिया है ना, धोखा ना हो आपके साथ। इसीलिए तांबे का जो है बर्तन लिया जाता है, इसी बर्तन को बोलते हैं कैलोरी मीटर। और कोई खास बात नहीं है, बस आपके साथ इसके साथ में एक ऐसे करछुल जैसे नहीं होता है, इस तरीके से एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विलोडक। विलोडक, स्टरर। तो एक विलोडक होता है जैसे घुमा फिरा के, ताकि जैसे है ना दाल ऐसे नहीं चलाते, वैसे ही इसको करने के लिए होता है विलोडक या स्टरर। और ये आपका तांबे का बना हुआ है जिसकी विशिष्ट उष्मा कम होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहुत कम होता है, इसके लिए S का मान, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि वैल्यू जो आए एक्सपेरिमेंट करने से वो सही आए। इसी को हम बोलते हैं कैलोरी मीटर। अब इसी कैलोरी मीटर का अपना एक सिद्धांत है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग बहुत ही केयरफुल होकर सुनिएगा। इसको बोलते हैं कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरी मिति का सिद्धांत है ना। ये कैलोरी मीटर था, इसका अपना जो सिद्धांत है उसको बोलेंगे कैलोरी मिति का सिद्धांत। और कैलोरी मिति का सिद्धांत बस यही कहता है कि गर्म वस्तु के द्वारा दी गई उष्मा बराबर ठंडी वस्तु के द्वारा ली गई उष्मा। यानी इस बल्ब से जितनी उष्मा निकली होगी वही तो इस पानी के अंदर उष्मा गई होगी, जिसकी वजह से इसका तापमान कुछ बढ़ा होगा। तो कैलोरी मिति का सिद्धांत यही कहता है कि दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। ठीक, तो ये तो आप पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। अब मैं आपको इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला बताता हूँ। देखिए हुआ क्या, अब मैं इस जल और तांबे का ये पूरा कॉन्सेप्ट हटा रहा हूँ, आपको इन जनरल बता रहा हूँ कैलोरी मिति का सिद्धांत जो कहीं भी लगता है। आप ये मानिए कि आपके पास कोई एक वस्तु है, एक और वस्तु है, इसका तापमान है T1 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान है T2 डिग्री सेल्सियस, इसकी विशिष्ट उष्मा है S1, इसकी विशिष्ट उष्मा है S2, इसका द्रव्यमान है M1, इसका द्रव्यमान है M2। जब आपने दोनों को संपर्क में रखा, अच्छा आप ये भी कह रहे थे कि T1 जो है ज़्यादा गर्म है, T1 डिग्री सेल्सियस का मान T2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा गर्म वस्तु है, ये कम गर्म वस्तु है, यानी ठंडी वस्तु है। तो जब दोनों को संपर्क में रखेंगे तो आप जानते हैं जो उष्मा होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाने लगेगी और तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए।
इसको बोलते हैं साम्यावस्था। तो जब तक दोनों तापीय साम्यावस्था में नहीं आ जाएंगे तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होती रहेगी। फिर ऐसा होने के बाद क्या होगा, मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद अब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया और वो जो बराबर वाला टेम्परेचर है उसको हम क्या कर रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम आपसे पूछें बताइए ये गर्म वस्तु जो थी उसका तापमान अभी घट गया कि बढ़ गया, आप बोलेंगे इसका तापमान ज्यादा था, इसका तापमान कम था, इसमें से उष्मा इधर गई, तब जाके दोनों का अभी टेम्परेचर T हो गया, इसका मतलब इसमें से उष्मा निकली है तो इसका टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो T1 का टेम्परेचर घट के T हो गया। लेकिन आप ये भी तो देखिए ये ठंडी वस्तु थी, इसके अंदर उष्मा गई है तब जाके इसका ताप T हुआ है, इसका मतलब इसका तापमान T2 से बढ़कर क्या हो गया, T हो गया। तो गर्म वस्तु का ताप थोड़ा सा घट गया और ठंडी वस्तु का ताप थोड़ा सा बढ़ गया, अब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। तो ऐसे में अगर आप ये फार्मूला यूज करते, S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है Q अपान M इंटू में डेल्टा T, है ना। यहां से अगर आप Q निकालते तो क्या था, Q बराबर MS डेल्टा T, ऐसा होता है ना, Q बराबर MS डेल्टा T। तो अगर हम ये कहें कि इस वस्तु के द्वारा दी गई उष्मा जो है उसको हम बोल रहे हैं Q1, इस वस्तु के दूसरी वाली वस्तु के द्वारा ली गई उष्मा क्या है, Q2, तो आप ऐसा लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2, और Q1 की जगह पर इससे अगर लिखेंगे तो M1 लिखेंगे, S की जगह पर S1 लिखेंगे। डेल्टा T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। अब बताइए इनका चेंज कहाँ से कहाँ हुआ, T1 से घट के T हो गया, तो आप लिखेंगे T1 माइनस T हो गया इज इक्वल टू Q2 के लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो M2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे S2 लिखेंगे, और डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। क्या बदला, तो इनका टेम्परेचर जो है T2 से बढ़कर T हुआ है ना, तो कितने का डिफरेंस आया, तो कम वाले में से ज्यादा वाले को तो घटाएंगे नहीं, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना चेंज हुआ है, तो आप लिखेंगे T माइनस T2। और इस तरीके से ये हुआ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये है कैलोरीमिति का सिद्धांत। क्या सिद्धांत कहता है कि जब एक वस्तु को, एक ठंडी वस्तु को दूसरी गर्म वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो ठंडी वस्तु के द्वारा ली गई उष्मा बराबर गर्म वस्तु के द्वारा दी गई उष्मा, अर्थात Q1 बराबर Q2, अर्थात M1 S1 T1 माइनस T बराबर M2 S2 T माइनस T2। तो ये तो रहा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब मैं जल्दी से पूरा रीकैप ले लेता हूं और आपको एकदम रिवाइज करा देता हूं कुछ चीज़ों को बताते हुए मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, तो मैं उसको जल्दी से रेक्टिफाई कर लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले आज हमने देखा कि ऊष्मा क्या होता है। तो ऊष्मा में आपने हीट यानी ऊष्मा जो होता है उसमें आपने क्या देखा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से स्थानांतरित होती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। एमकेएस सिस्टम में जो इनका मात्रक था वो क्या था, तो एमकेएस सिस्टम में इनका जो मात्रक होता है वो जूल होता है, अन्यथा अगर देखा जाए तो आप इसको कैलोरी या फिर किलो कैलोरी में लिखा करते हैं। रिलेशन क्या होता है दोनों में, तो आपने देखा कि एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर है 4.18 जूल, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये तो रही बात ऊष्मा की। फिर ऊष्मा के बाद आपने पढ़ा कि कैलोरी, एक कैलोरी क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक कैलोरी या फिर एक किलो कैलोरी के लिए आप यही बोलेंगे कि 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किसकी ताप, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 से 15.5 करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। और 1 किलोग्राम के लिए यही काम करेंगे अगर, तो उसको बोलेंगे 1 किलो कैलोरी, ठीक है। इसके बाद अगला आपका टॉपिक था विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। और विशिष्ट ऊष्मा के लिए हमने देखा था सिंबल क्या है, स्मॉल s, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि S इज इक्वल टू होता है Q अपान M इंटू डेल्टा T। फिर यहाँ से आपने क्या देखा कि 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी, अगर इसको 1 और इसको 1 रख देंगे तो S बराबर Q आएगा ना। तो 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या मात्रक होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा भी मात्रक होते हैं, और कौन से मात्रक होते हैं, तो आपने देखा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और क्या होता है
फिर आपने देखा किलो कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये ढेर सारे मात्रक हो गए थे विशिष्ट ऊष्मा के। अब आपको मैंने बताया जल की विशिष्ट ऊष्मा, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अगर आप इस वाले मात्रक में लिखते, इस वाले मात्रक में अगर कैलोरी में, तो कितना आएगा जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान, तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होता है जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान, है ना। जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान इतना होता है। इसको आप कैलोरी को अगर किलो कैलोरी में बदलेंगे तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे, तो 1 किलो कैलोरी बटे में किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। किलो कैलोरी को आप जूल में बदलेंगे तो आप लिखेंगे किलो कैलोरी को 1000 कैलोरी, और 1 कैलोरी को जूल में बदलने के लिए वो वाला कॉन्सेप्ट, तो कितना आ जाएगा 4.2 × 10⁻³ इतना जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। इतनी चीजें आपने विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देखी। अगला टॉपिक यहीं पर आपका आया, विशिष्ट ऊष्मा के बाद उष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा के बाद आपने देखा था उष्माधारिता। बहुत छोटी सी डिफरेंस है विशिष्ट ऊष्मा और उष्माधारिता में। तो विशिष्ट ऊष्मा की जगह पर देखिए, विशिष्ट ऊष्मा में आप बोलते थे एकांक द्रव्यमान, और आप उष्माधारिता में बोलते हैं कुल द्रव्यमान। तो m को बस इधर से इधर ले जाइए, तो m × s बराबर आ जाएगा डेल्टा Q अपान डेल्टा T, या फिर T या Q अपान डेल्टा T। अब ये जो ms है इसी को आप क्या बोलेंगे, उष्माधारिता। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, है ना, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपने देखा उष्माधारिता से फिर आगे आप बढ़े तो आपने देखा कि जल तुल्यांक की हम बात कर लेते हैं, और जल तुल्यांक में भी बिल्कुल सेम चीजें थी, बस एक चीज का डिफरेंस था, यहाँ पर हम इसको लिखते थे W बराबर m × s, ये था जल तुल्यांक का फार्मूला। विशिष्ट उष्माधारिता जो होती थी वो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस में आता था, क्योंकि इन दोनों का मात्रक यहाँ पर जिम्मेदार था। लेकिन उष्मा जो जल तुल्यांक है उसमें खाली द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वही जिम्मेदार होगा, विशिष्ट उष्मा का खाली न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाती है, इसीलिए इसका मात्रक क्या आता है, ग्राम आता है। क्या आता है, ग्राम आता है। ठीक, बस इतना पढ़ा। और लास्ट टॉपिक आपने जो पढ़ा वो क्या था, वो था कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत, और कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या कहता है कि दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, यानी कि आप लिख सकते थे m1s1 T1 - T बराबर m2s2 T - T2। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपने ये जो चीज़ें पढ़ी ये सब मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर कमेंट करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई, और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, स्पीड ज़्यादा है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, आपको समझ में कम आया है, धीरे धीरे पढ़ाया जाए, तो वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तो आप फिर से आइएगा। नमस्कार।